Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल डिजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया हर नींव की धड़कन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को डिजियाना परिवार की तरफ से रूप चौदस की अनेक शुभकामनाएं। मन, वचन और काया से आप और आपका परिवार हमेशा दमकता रहे, निखार में दिखाई दे, हम सभी की आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं हमारा एक खास शो जो कि इस T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर आधारित है और बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। तो पहला मुकाबला तो न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। यहाँ बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं है कि स्कॉटलैंड के लिए उम्मीदें होंगी, लेकिन दूसरा मुकाबला सबसे अहम है जो कि भारत का मुकाबला है, क्योंकि भारतीय टीम हमने देखा कि पिछले दो मुकाबले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन के चलते आलोचकों के निशाने पर है। तो आज अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़ी जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास अब तक खोया हुआ दिखाई दे रहा है उसे वापस पाया जाए। भारतीय टीम के सामने आज कई मुश्किलें हैं, उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल अगर कोई है तो वो ये कि अगर आज आप जीत भी गए तो आपको बहुत ज्यादा श्रेय नहीं मिलना है, लेकिन यदि आप हारे तो यकीन मानिए आलोचनाओं का ग्राफ उस स्तर पर पहुंच जाएगा जो अकल्पनीय हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ इन दोनों मुकाबलों में हो सकता है, कल भी दो मुकाबले खेले गए थे, उस पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए वरिष्ठ सदस्य, पूर्व क्रिकेटर और जाने मानी हस्ती सुखदेव सिंह गुम्मन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर पहले तो बात कर लेते हैं कल जो दो मुकाबले खेले गए, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश अपने उसी निराशाजनक प्रदर्शन को बदस्तूर जारी किया हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने जिस स्टाइल में जीत दर्ज की है, उनके गेंदबाजों ने खासतौर पर नोर्तेजा और रबाडा, ये टीम ने बता दिया है कि आखिर साउथ अफ्रीका को क्यों कोई हल्के में नहीं ले सकता। सर सबसे पहले डिजियाना के सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और हम सब ये कोविड रूपी बीमारी से ऊपर उठकर और हंसते खेलते मुस्कुराते अगला साल और अपना जीवन व्यतीत करें। जहाँ तक साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के कल के मैच का सवाल है, तो हमने कल भी कहा था कि शाकिब उल हसन जो हैं वो उनके सबसे स्टार प्लेयर हैं, सबसे सीनियर प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं, बैटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं। उनकी एक इंजरी जो है वो बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा सेटबैक्स था बांग्लादेश के लिए। और जहाँ तक दोनों देशों का सवाल है, वहाँ तक दोनों टीमों में तकनीकी तौर पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। साउथ अफ्रीका जो है बहुत ही स्टेबल परिपक्व टीम है कंपेयर टू बांग्लादेश, जो कि एक नई टीम है। नई इन द सेंस कि जितनी भी 8 टीमें हमारे पास खेलने के लिए बेसिकली रहती थी, अब हमने 12 हो गई हैं इसमें क्वालिफायर्स के कारण से। तो उसमें से बांग्लादेश एक थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाली टीम है और एक बिल्डिंग फेज में है। बिल्डिंग फेज में होने के कारण से परंतु कहीं ना कहीं अपसेट करती रहती थी वो। हमने देखा कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंडिया को हराया है, इंग्लैंड को हराया है। तो वन ऑफ अपसेट हमने ऑलवेज उनसे देखे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हमने देखा कि फील्डिंग उनकी स्पेसिफिकली फील्डिंग ने बहुत लेट डाउन किया है, जिसके कारण से वो टीम कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई। और कल भी साउथ अफ्रीका ने अबू धाबी में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और उनके दोनों बॉलर कागिसी रबाडा, एनरिच नोर्तेजे, दोनों का पेयर बहुत ही शानदार ओपनिंग बॉल पेयर है। जिस तरह से हमारी बैटिंग पार्टनरशिप होती है उसी तरह से बॉलिंग पार्टनरशिप होती है। और कल उनकी दोनों की पार्टनरशिप में ना कि बांग्लादेश को 84 रन्स के ऊपर बंडल आउट किया, बल्कि अपना दोनों का भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो था कि उन दोनों ने अपने बेस्ट फिगर्स अचीव किए। रबाडा ने
20 रन देके 3 विकेट लिए 4 ओवरों में, और एनरिच नोर्दर्न ने सिर्फ 8 रन दिए और 3 विकेट लिए। और किसी समय भी ऐसा नहीं लगा कि बांग्लादेश जो है वो उस मैच में कहीं पे पार पा रही। हाँ, इनिशियली जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने गया है तब जरूर लगा कि उनके 2-3 विकेट गिरने के बाद में कहीं ये मैच फंस ना जाए, परंतु इन द एंड 14 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया और अपने नेट रन रेट में भी इजाफा किया और एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर वो अपनी टूर्नामेंट अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन में आगे बढ़ रहे हैं। सर, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में नंबर 1 पर आ चुकी है। ये टीम आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े मुकाबलों में कहीं ना कहीं उतना उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, लेकिन इस बार इस टीम में भी हम खासा बदलाव देख रहे हैं। और अभी तक का जो सफर है, भले ही शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इस टीम का फॉर्म बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कड़ी टक्कर देती दिखाई दे सकती है टीम। नहीं, देखिए, अगर हम शुरू से ही देखेंगे तो साउथ अफ्रीका जो है जो लीग ग्रुप्स होते हैं उन सब में हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, परंतु कुछ ना कुछ इस टीम के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ कि हम उसको चोकर्स की तरह से भी कहते हैं। जैसे ही बड़े मैचेस आते हैं, सेमीफाइनल्स आते हैं, फाइनल्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये टीम चोक करती है और वो जो एडवांटेज उनके पास होता है, जहां लगता है कि वो जीत जाएंगे, वो मैच उसी तरह से परोस कर दूसरे को दे देते हैं और हार कर चले जाते हैं। इस बार हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो ये लगा हुआ टैग अपना हटाने की कोशिश करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस वर्ल्ड कप में। तो साउथ अफ्रीका टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस अंदाज में ये टीम और इसके खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर अन्य टीमों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। बात करते हैं कल हुए दूसरे मुकाबले की, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया। जैसा कि हम सभी को लग रहा था, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कल भी बताया था कि बहुत आसान मुकाबला होगा, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को प्रयोग के तौर पर देखा, टॉस जीतकर आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो सिलेक्ट किया जाता है वो गेंदबाजी को किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, यानी कंडीशंस को समझने के लिए एक बड़ा प्रयोग यहाँ पर किया और उसमें ये टीम सफल होती दिखाई दी। निश्चित तौर पर आने वाले समय की जो मुश्किल चुनौतियां हैं, पाकिस्तान उससे पार पाने के लिए कितना ज्यादा होमवर्क कर रही है, ये कल हमने मुकाबले में देखा। सर, पाकिस्तान 3 मैच जीतकर एक अच्छी पोजीशन में है, और जब भी आपकी टीम इस तरह की पोजीशन में हो तो जो थिंक टैंक होता है वो ऐसा प्लान करता है कि मान लीजिए कल की स्थिति में आप टॉस हार जाते हैं और आपको फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ती है। अभी तक वो फॉर्चुनेट रहे हैं कि 2 टॉस उन्होंने जीते, दोनों में उन्होंने बैटिंग करी और तीसरे में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर उनको बैटिंग करवा दी। तो कभी भी उनको कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली कि जिसमें उनके बैट्समैन को टेस्ट करना पड़े कि हाँ, अगर स्लो स्लगिश विकेट के ऊपर हम कैसी बैटिंग करेंगे। तो कल उन्होंने उसको एक प्रैक्टिस मैच की तरह से लिया कि खुद टॉस जीता और खुद गेंदबाजी पहले करी, खुद उन्होंने बल्लेबाजी पहले करी। और बल्लेबाजी में अगर हम देखें भी तो पहले कुछ ओवर में, 4-5 ओवर में हमने देखा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही नामीबिया के बॉलर को ठीक से नहीं खेल पा रहे थे और लग रहा था कि वही कंडीशन आ रही जिस कंडीशन में से भारतीय टीम उन 2 मैच में से गुजरी थी। परंतु उन्होंने और उनकी टीम ने जो स्ट्रैटेजी बना रखी थी उस स्ट्रैटेजी के तहत वो पहले बिल्कुल आराम से खेले, कोशिश करी उन्होंने मारने की, जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर भी वो धीरे धीरे कनेक्ट किया। और मोहम्मद रिजवान जैसा बल्लेबाज जो कि उन्मुक्त होकर खुलकर मारकर खेलता है, वो भी बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, बाबर आजम की हमको फिर से तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह की बैटिंग उन्होंने कल करी, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट बैट्समैन दिखते हैं। उनका स्टांस बहुत कंफर्टेबल है, बॉल को किसी तरीके से भी उसकी मेरिट पर खेलते हैं और वो रन बनाते चले जाते हैं। तो वो एक एंड पे रन बना रहे थे, मोहम्मद रिजवान जो है वो कोशिश करते कनेक्ट करने की, जो नहीं कर पा रहे थे। बट लेटर ऑन हमने देखा कि 6-7 ओवर के बाद में जब थोड़ी सी कंडीशन ईज हुई, बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हुई और कंडीशन चेंज होना चालू हुई, हमने देखा कि शाम के मैचेस में 5-7-10 ओवर के बाद में कंडीशन चेंज होती हैं, ड्यू फैक्टर आने लगता है थोड़ा, और विकेट जो है बैटिंग के लिए कंड्यूसिव होने लगती है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आगे आई उन्होंने एग्रेसिव खेलना चालू किया और एग्रेसिव खेलते हुए उन्होंने कल टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 189 2 विकेट के ऊपर बनाया। और उसके बाद में नामीबिया ने 144 रन 5 विकेट पर बनाए। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठीक है, बल्लेबाजी में आपने 189 रन किए, 2 ही विकेट हुए, मोहम्मद हफीज़ आए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी जो बैटिंग थी वो प्योरली टेक्निकली आधारित थी कि अगर बॉल आपके बैट पे नहीं आएगी तो आप कहाँ खेलेंगे। देखिए, जब बॉल बैट पे आती है तो आप बी में खेलते हैं कि आप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन आप उठाकर मारते हैं, क्योंकि बॉल बैट पे आती है और उतनी तेज जाती है।
परंतु जो स्लो स्लगिश विकेट होते हैं जहाँ पे नहीं आती है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपकी बैटिंग जो है वो थर्ड मैन, पॉइंट, फाइन लेग, इस एरिया में पीछे की तरफ आ जाती है। हम इसको ए बोल सकते हैं कि ए में हम लोग उसमें बैटिंग होती है। तो हमने देखा मोहम्मद हफीज सारी शॉट्स जो हैं वो रिजवान कोशिश कर रहे थे कि बॉलर की पेस को यूज किया जाए और उस पेस के साथ उसको गाइड किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रन बन सकें। और बाद में अग्रेसिव खेलते हुए बड़ी अच्छी बैटिंग पाकिस्तान ने करी। बैटिंग प्रैक्टिस नो डाउट बहुत अच्छी रही, परंतु मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपने बैटिंग तो अच्छी कर ली और आपके सामने टीम जो है वो एक बहुत ही दोयम दर्जे की पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं कहूँगा कि वो एक टीम जो एक 25 लाख की आबादी से आती है, सेकंड टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है और सेकंड टाइम वर्ल्ड कप में भी उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया, दिखाया, अच्छा किया। कल भी अगर उन जैसी टीम को आपके बॉलर्स आउट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि एक छोटी टीम है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं फिर से इंडिकेशन दे रहा है कि बॉलिंग सेकेंड ऑलवेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए दिक्कत देता है। हमने देखा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है, उन्होंने तीनों मैच जो हैं पहले बहुत अच्छे जीते थे और इंडिया को 10 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया, अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया और कल जहां हमें लग रहा था कि नामीबिया को वो ऑल आउट करेंगे, वो ऑल आउट नहीं कर पाए। तो ये मौका जो है, कंडीशंस जो हैं, टॉस द बिग बॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये इस तरह की कंडीशन जो हैं, और जैसे इंग्लैंड ने बताया कि शारजा में उन्होंने बैटिंग करी, किस तरह से करी, बॉलिंग करी तो कैसे करी, तो एक मुझे लगता है पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्रयोग था, बहुत अच्छा मौका उन्होंने लिया, इनिशिएटिव लिया और उन कंडीशन में प्रैक्टिस करी जिसमें कल अगर टॉस आप जीत जाते तो आपको करनी होगी। और यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान की, तो सलामी जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि अब तक रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी मानी जाती थी जिसने 4 मैचेस में शतकी साझेदारी की है, लेकिन यहाँ पर रिजवान और बाबर आजम ने 5वीं बार कल ये मौका रहा जब T20 में शतकीय साझेदारी की है। तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तोड़ा है सर, ये मजबूत कड़ी साबित होती जा रही है आजम और रिजवान की जोड़ी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं फिर वो कहूँगा कि देखिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप ए और ग्रुप दो, 1 और 2 जो हैं, हम लोग ग्रुप 2 में हैं और फॉर्चुनेट हैं कि जो 4 टीमें क्वालिफाई करी हैं, 8 टीमें फिक्स होती हैं, 4 टीमें मैचेस खेलती हैं, क्वालिफाई राउंड होता है और क्वालिफाई राउंड में से जो 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं उन चारों टीमों को उनके इन 8 के साथ जोड़ के 12 टीम, 6-6 टीम 2 ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप ऐसा बना जिसमें क्वालिफाइड 3 टीम आ गई, अफगानिस्तान आ गई, स्कॉटलैंड आ गई, नमीबिया आ गई और जो चौथी टीम थी जो सबसे तगड़ी थी श्रीलंकन उठा के आपके क्वालिफायर में सेकंड ग्रुप में चले गए। उसमें 6 जो टीम्स हैं वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है और 6 टीम एक दूसरे को हराने का मादा रखती हैं। तो वहां पे देखिए एक ये है कि कोई भी टीम 1-2 मैच अगर हार भी जाती है तो भी उसके जीतने के चांसेस है, क्योंकि हर एक टीम किसी ना किसी को हराने का मादा रखती है। परंतु हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में 3 ऐसे हमको दे दिए गए, अफगानिस्तान फिर भी कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकता है और बाकी 2 जो हैं उनसे हम कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल के बाकी टीमों को कहीं ना कहीं अपसेट कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपको इजी टीम मिली है तो आप अच्छा प्रोग्रेस कर जाए और कभी कभी ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है, जैसा सेटबैक हिंदुस्तान को लगा है कि आपने 2 अच्छी टीमों से मैचेस खो दिए हैं, अब बाकी तीनों लेसर टीम जो है उनमें मादा नहीं है कि जो 2 टीम जीत गई उनको अपसेट करने का। इन द बार्गेन यू आर द एंड ऑफ लूजिंग योर वर्ल्ड कप, आप उनमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सेमीफाइनल्स में और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं भारतीय टीम के सामने, लेकिन इतना जरूर है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान फिलहाल ऐसी टीम है जो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से और बहुत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। बात करते हैं आज के होने वाले दोनों मुकाबले की। तो पहला मुकाबला स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। यहाँ पर न्यूजीलैंड जिस अंदाज में अब तक क्रिकेट खेलते आई है टूर्नामेंट में, लगता नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती स्कॉटलैंड उसे दे सकता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, क्रिकेट में सब कुछ संभव है और भारतीय खेमा चाहेगा क्या न्यूजीलैंड हार जाए ताकि सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह बहुत ज्यादा मुश्किल है उसमें थोड़ी सी राहत मिले सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऐसा कब हो सकता है अगर वेदर हो, मैच ट्रंकेटेड हो, कम ओवर्स का हो और यूएई में अभी कोई बरसात होने का चांस नहीं है, तो हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए कोई भी अच्छी खबर वेदर से रिलेटेड नहीं होती है। क्योंकि आता है जब ये लेसर टीम होती हैं तो इनका अच्छा खेलने का, जीतने का मौका कब होता है, जब वो मैच ट्रंकेटेड हो जाता है, मैच छोटा हो जाता है, मैच 20 ओवर ना होते हुए मिनिमम 5 ओवर 6 ओवर मैच होना चाहिए और उससे अगर 1-2-4 ओवर कभी भी होते तो जो जिनके पास स्ट्रेंथ कम होगी वो कम से कम ओवर खेलेंगे
खेलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल न्यूजीलैंड के साथ में स्कॉटलैंड का पहले 2009 में हो चुका है कि जब मैच ट्रंकेटेड था, 7 ओवर का था, तो न्यूजीलैंड की तरफ से कोटजर ने 15 बॉलों में 33 रन बनाए थे और 89 रन का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड को, और उस दिन लग रहा था कि वो शायद कहीं अपसेट कर देंगे, परंतु बारिश, गीली गेंद और ग्रीसी आउटफील्ड, उन तीनों के कारण से वो ये मौका चूक गए थे। 12 साल बाद कोटजे के पास फिर से एक और मौका है कि वो एक फिर से कोशिश करें कि कभी शायद वो न्यूजीलैंड को हरा पाएं, जिसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। चांसेस कम लगते हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी कायम है, क्योंकि अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि कुछ उलटफेर इतना बड़ा हो जाए जिससे राह आसान हो जाए। लेकिन अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरी टीमों पर हो जाएगी, आप फिर एक अलग ही आधारित टीम हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, मैच की कंडीशन और उसके साथ साथ टीमों की कंडीशन, औसत रन रेट आपको बहुत बेहतर रखने की जरूरत पड़ती है। भारतीय टीम इस मोर्चे पर जूझती दिखाई दे रही है और इसी बीच आज एक बार फिर दूसरा मुकाबला जो शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा। भारतीय टीम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीत भी लेती है तो यह नहीं कहा जाएगा कि श्रेय दिया जाए भारतीय टीम को इस जीत का, लेकिन अगर हार जाएगी तो इससे बड़ा शर्मनाक और काम कुछ भी नहीं हो सकता है। सर बिल्कुल ठीक बात है, परंतु मैं जहाँ तक क्रिकेट समझता हूँ या हम क्रिकेट फॉलो करते हैं या आप सब लोग जितना देखते हैं, 2 मैच हारने से हम किसी टीम पे ये लेवल नहीं कर सकते हैं कि वो टीम बैटिंग में अच्छी नहीं है या वो टीम में कुछ खराबी हैं या उन टीम में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, कभी भी क्रिकेट जो है कंडीशन पे खेला जाता है, अगर कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा। पर ये कोई एक्सक्यूज़ हार के लिए हम नहीं दे सकते हैं कि हम दोनों टॉस हारे और हारने के बाद में जो बेस्ट ऑफ कंडीशन थी वो हमारे अपोजिशन ने यूटिलाइज करी और हमें वहाँ पर बांध कर रख दिया गया कि जिसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं हमारे पास प्लान की कमी थी, प्लान ए हमारा काम नहीं किया तो प्लान बी वर्कआउट करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन जो किसी पर्टिकुलर प्लेयर को रोल दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन थिंक टैंक की तरफ से या इंडियन टीम की तरफ से एग्जीक्यूशन में कमी रही है। अन्यथा अगर हमने देखा है कि पिछले 2 मैचेस दोनों टीमें इंग्लैंड और पाकिस्तान, उन्होंने एडवर्स कंडीशन में किस तरीके से अपने आप को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में जब उनका मौका लगा तब उन्होंने पलटवार किया। ऐसा कहा जाता है कि व्हेन योर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, जब आप मुश्किल स्थिति में होते हैं तब आप धैर्य रखिए, तब आप आराम से उन चीज़ों को एनालाइज करिए और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करिए, और उस समय जब कंडीशन आपके फेवर में होती हैं तब आप टूट पड़िए, तब आप दिखाइए व्हाट मेटल यू आर मेड अप ऑफ और आप अच्छे से अच्छा उस कंडीशंस को यूटिलाइज करिए, कैपिटलाइज कीजिए। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम उन 2 मैचेस में ऐसा करने में विफल रही और नतीजा ये है कि आज हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की जो होप है वो बिल्कुल एक पतले से स्ट्रिंग से लटक रही है, और वो भी किस लिए कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम तो अच्छा खेले ही खेले। आज हमको इंडिया को अफगानिस्तान को तो हराना ही होगा, परंतु बीच में उनकी जो एक मुश्किलें आने वाली है वो स्पिन ट्रायो है अफगानिस्तान की, मुजिबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी, उन तीनों को अच्छा खेलना होगा, विकेट नहीं देना होगा और बाकी जो उनके मीडियम पेसर्स हैं उनके ऊपर अच्छे रन बनाने होंगे, कैपिटलाइज करना होगा और अपने रन रेट में भी इजाफा करना होगा। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उम्मीद करनी होगी कि जब अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो तो न्यूजीलैंड टॉस हारे, अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करे और बाद में बैटिंग करे और उसका फायदा मिले, क्योंकि देखिए कंडीशंस में न्यूजीलैंड को भी इन तीनों बॉलर को फेस करने में बहुत दिक्कत आएगी और एक रियलिस्टिक चांस है ये, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि जो बाकी लेसर तीनों टीम है ग्रुप 2 में, उसमें आपको कहीं कुछ कंपटीशन देती नजर आती है तो अफगानिस्तान देती है। प्राइड उनके लिए भी है, वो भी चाहेंगे कि किसी तरीके से एक बड़े नेशंस में अपसेट करें और उनका ये अपसेट करना हमारे लिए एक रे ऑफ हो सकती है, हम एक उम्मीद की किरण दे सकती है कि अगर न्यूजीलैंड वहां हारता है और हिंदुस्तान अपने बाकी बचे हुए तीनों मैचेस में अपनी नेट रन रेट इंप्रूव करता है तो हम कहीं पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। पर ये सारी हाइपोथिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो हम यहाँ बैठे कर रहे हैं, और ये हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें जो 2 इंपॉर्टेंट मैचेस थे जो जीतने चाहिए थे और वो हमने किन्हीं कारणों से गवा दिए हैं, और आज हमारे पास सिर्फ ये बचा है कि बचे तीनों मैच तो हमको जीतना ही जीतना है।
वहां हम कोई चांस नहीं ले सकते कि हम हार कर आए। पहले एक्सक्यूजेस हमको मिल गए कि ठीक है सब कंडीशंस थी, हम कंडीशन में नहीं अच्छा कर पाए। वहां आपके पास में कॉम्पिटेटिव और इक्वल टीम थी, आपसे बेटर टीम्स थी, पर अभी आपसे बहुत लेसर टीम है। और मैं तो एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो बैटिंग डिपेंडेंट टीम है। हम हमेशा बेटर चेजर रहे हैं। कभी भी आप देखिए हमने सारे मैचेस वो जीते हैं जिनमें हमने बैटिंग सेकंड की है, और हमने वो मैक्सिमम मैचेस वो हारे जिनमें बैटिंग पहले की है। मींस हम कभी भी अच्छा टारगेट सेट नहीं कर पाए हैं आज तक। बैटिंग फर्स्ट हमको जो एक स्कोर लगाना चाहिए, हमें पता नहीं क्या हो जाता है कि हम वो उतना स्कोर नहीं लगा पाते हैं। परंतु जब कितना भी बड़ा स्कोर हो और हम बैटिंग सेकंड कर रहे हो, तो मैंने देखा है इनवेरिएबली इंडियन टीम जो है वो स्कोर्स को चेस करती है और बना लेती है। कहीं ना कहीं जो टॉस जो है मुझे लगता है अब जाकर हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि वी कॉल इट लॉ ऑफ एवरेजेस, कि कोई चीज अगर कंटिन्यूसली होती रहती है तो वो ब्रेक होती है। अभी हमने 2 मैचेस 2 टॉसेस हारी हैं, तो प्रोबेबली शायद इस बार सिक्का हमारे फेवर में गिरे और हम कंडीशन को यूटिलाइज करें और हमें कुछ थोड़ा सा अच्छा महसूस हो और हम राहत फील करें। तो अब सिक्का चलाने की जरूरत है भारतीय टीम को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान टीम को मौजूदा प्रदर्शन के लिहाज से कोई भी कमतर नहीं आंका जा सकता है, ये इतिहास बता रहा है, उनका प्रदर्शन बता रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की ये विशेषता है कि निडरता के साथ खेलती है और कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है। हमने देखा कि 3 स्पिनर के साथ ये टीम मुकाबले में आती है सर, मुजीबुर रहमान, नबी, राशिद खान। लेकिन हम देखें कि मुजीबुर रहमान अभी इंजर्ड है, संदिग्ध है उनका खेलना, खेल पाएंगे कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद अशरफ जैसे खिलाड़ी को अब टीम में रखने की बात की जा रही है विकल्प के तौर पर। अशरफ भी जब एक मुकाबला उन्होंने खेला था तो महज 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, तो इस खिलाड़ी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सर। 3 स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास हैं और अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम जिसकी सिलेक्शन को लेकर लगातार हम देखें प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आज क्या भारतीय टीम भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी? नहीं, देखिए जो कंडीशंस हैं वो तो यही कहती हैं कि आप स्पिनर्स को एनकरेज करें, स्पिनर्स को खिलाएं, क्योंकि स्पिनर्स को खेलना यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ पे बोलें तो जो यूए की सारी विकेट है उन सब में स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है। बॉल ग्रिप होती है, टर्न होती है, स्पिन होती है, स्लोली आती है, उसके ऊपर रन नहीं ज़्यादा बन पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी जो हैं वो स्पिनर ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ तक हम अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करेंगे तो उनके बैट्समैन जो है वो बहुत खुलकर मारकर खेलना चाहते हैं, परंतु अबू धाबी की विकेट जो है अगर वो उनको पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो मुझे लगता है बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न अफगानिस्तान के लिए हो सकता है। और बीच में उनके जो पूर्व कप्तान असगर अफगान थे वो भी रिटायर हो गए, वो भी इस मैच में अब नहीं खेलेंगे। पिछले मैच में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में पिछले मैच में वो रिटायर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वो इस टूर्नामेंट में नहीं है, जबकि पिछले मैचेस में उन्होंने बांग्लादेश के लिए अच्छी बैटिंग करी। एक सीजन प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर अपने बैटिंग लाइन में से एग्जिट होता है, यंगस्टर्स आएंगे, यंगस्टर्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ये टेस्टिंग ट्राइंग कंडीशंस जो हैं इनमें अच्छे से अच्छे बैट्समैन फेल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बैटिंग एक उनका कंसर्न है, एक एरिया है, अगर वहां पे वो रन बनाते हैं तो भारतीय टीम को कुछ चुनौती देने लायक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी जानती है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के हौसले फिलहाल पस्त थे, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से ट्रोल करके एक मानसिक दबाव भी बनाया जाए। मोहम्मद शहजाद जो कि सलामी बल्लेबाज है और टीम के विकेट कीपर है, लेकिन वो अपनी आलोचनाओं का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़े फेटी है, वेट बड़ा ज्यादा है उनका। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अलग तरह की बात की है। उनका यह कहना है कि मेरा वजन मेरे खेल के आड़े नहीं आता है, मैं विराट कोहली भले वो बहुत फिट हो लेकिन उनसे बड़ा छक्का मार सकता हूं, मेरे विकेट कीपर में कोई खामी नहीं है और मेरे खेल में कोई कमी नहीं है, इसलिए मेरी तुलना अगर विराट कोहली से की जाए तो मैं उनसे बेहतर खिलाड़ी साबित हो सकता हूं सर। नहीं, देखिए हर इंसान को अपना आकलन करने का हक है और वो जैसा भी कह रहे हैं, परंतु हम सब क्रिकेट लविंग लोग, क्रिकेट को पैटर्नाइज करने वाले, फॉलो करने वाले, हम सब जानते हैं कि एक फिटनेस जो है आज के क्रिकेट के दौर में मस्ट है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपकी टीम अफगानिस्तान है तो डेफिनेटली आपको आपका वेट को नज़रअंदाज करके आपको खिलाया जा रहा है कि आप बल्लेबाज, आप छक्का बड़ा मार सकते हैं, आप कैच भी ड्रॉप नहीं करते हैं, परंतु एजिलिटी, मोमेंट, हर एक चीज़ में आप फिट होंगे तो बेहतर करेंगे और आप फिट नहीं होंगे तो 2020 आपसे जितना डिमांड करता है वो फिटनेस नहीं है तो आप खेल नहीं सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आर अश्विन की, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें इस खिलाड़ी के ऊपर है और सभी लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में आर अश्विन खेलें, उनके अनुभव का लाभ टीम को मिले और खासतौर पर ऐसे विकेट्स पर जहां पर कहीं ना कहीं स्पिनर्स सबसे ज्यादा खास साबित हो रहे हैं। सर, आर अश्विन
अगर आज टीम में नहीं खेले तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली पर जितनी आलोचना है, जितनी उंगलियां उठेगी, वो अब तक हमने नहीं देखी। नहीं अभिषेक, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए क्या होता है, एज ए कैप्टन आपको आपकी बेस्ट टीम सेलेक्ट करनी होती है, और बेस्ट टीम सिलेक्शन में मान लीजिए कोई एक स्पिनर है या कोई एक मीडियम फास्ट एक सीमर है, फास्ट बॉलर है, उसको आप पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कप्तान किसी से राइवलरी रख रहा है, दुश्मनी रख रहा है, अच्छे इंटेंशन नहीं रख रहा, उसको बाहर करना चाहता है। जहां तक देखिए मैं बोलूंगा कि ये भारतीय कप्तान के दुर्भाग्य है कि इस समय उनके पास में 2 स्पिनर और हैं जो नहीं खेल पा रहे हैं। राहुल चाहर की हम बात करेंगे तो प्रेजेंटली वो आईपीएल में खेले और बहुत ही घटिया और 2 दर्जे का उनका प्रदर्शन रहा, तो भी वर्ल्ड कप में पिक हुए। तो आज उस पर आप चांस नहीं ले सकते हैं कि जो आपका इनफॉर्म बॉलर नहीं है उसको आप कैसे पिक करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आर अश्विन की, तो आर अश्विन ने भी अगर आप आईपीएल में देखेंगे तो कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। इंग्लैंड में हम गए थे, इंग्लैंड में भी उनको कोई मौका नहीं मिला खेलने के लिए, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो आप अगर जब आप इस तरह के कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जहां आपको जीतना ही जीतना है, तो आप कभी चांस इन चीज़ों पर नहीं ले सकते हैं। बट फिर भी कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स के फेवर में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मीडियम फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके किसी एक स्पिनर को लिया जा सकता है। और अगर स्पिनर्स की भी हम बात करेंगे तो हमारे पास दोनों में से दोनों ही अच्छा नहीं कर रहे, परंतु जिसके बीच में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जो चतुर है, बैटिंग भी थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, तो मुझे लगता है उन दोनों में से आर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को एज मिलना चाहिए और उसको खिलाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड से जुड़े एक अहम अपडेट से हम आपको अवगत करवा देते हैं कि यहाँ स्कॉटलैंड ने पहले टॉस जीता है, यानी टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया, अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताया। तो जाहिर सी बात है ट्रम्पलमैन जिन्होंने अपने प्रदर्शन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। सर यहाँ पर अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी के लिए उतरने वाली, हालांकि डे मैच है। मैं बताऊं, यहाँ का एक थंब रूल हो गया है यूएई का इस वर्ल्ड कप का कि आप टॉस जीतिए और खुद बॉलिंग कर लीजिए, अब बैटिंग सामने वाले को कराइए, और भले गेंदबाजी कैसी भी हो, कैसी भी गेंदबाजी हो। देखिए क्या रहता है, जब कंडीशन आपके फेवर में, मैं बार बार बोलता हूँ कंडीशन में अगर आपको वहां पर इनिशियली हमने देखा है कि बॉल जो है वो बैट पे नहीं आती है, स्टिक अराउंड करती है, और अगर आपकी टीम जो है किसी तरीके से कुछ विकेट जल्दी निकाल सकती है और दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बना सकती है, तो रन नहीं बनेंगे तो वो आपका बेस्ट बाय होगा कि तब आपके पास में अगर लेसर टीम है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी रन आपको कम चेज कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना है, तो आप बहुत ईजिली कुछ रन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है स्कॉटलैंड इससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता था कि उन्होंने टॉस जीता है। और क्योंकि यहाँ पे यूएई में इस समय जो विकेट जिस तरीके से खेल रही हैं वो बॉलर्स को हेल्प कर रही हैं इनिशियली, और आप पहले बॉलिंग करते हैं, सामने वाली टीम को बैटिंग में परेशानी आती है, वो ज्यादा रन नहीं बना पाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे लिए, इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन ये गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है भारतीय टीम के लिहाज से, क्योंकि 2 मुकाबले अभी खेले गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम 10 विकेट से हारे और उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें 8 विकेट से पराजित किया, यानी 2 इनिंग्स में हमारे गेंदबाज महज 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। ये गेंदबाजी के खराब प्रदर्शन की तरफ सीधा संकेत है, और आज कहीं ना कहीं इस निराशाजनक प्रदर्शन से गेंदबाजों को उबरना पड़ेगा, जिससे भारतीय टीम कहीं ना कहीं पुराने आत्मविश्वास में लौट सके। सर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु मैं इस चीज से अभिषेक सहमत नहीं हूं कि हमने सिर्फ 2 विकेट लिए और 40 ओवरों में, और हमारी टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं है। मैं तो आपके सामने कल का एग्जांपल रखना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जैसी टीम जिसकी हम बॉलरों की और बैट्समैन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, आला दर्जे की गेंदबाजी है ना, आला दर्जे की, तो वो उनके सामने नामीबिया जैसी अगर टीम खेल रही है और आप 5 ही विकेट ले सके, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से इंडिकेशन दे रहा है कि जब आप बॉलिंग सेकंड करते हैं तो आपके फेवर में कुछ भी नहीं है, आप बॉलिंग फर्स्ट करिए, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपकी बॉलिंग अच्छी है कि नहीं। लेकिन सर अगर टॉस द बिग बॉस ही पूरा मैटर करेगा, तो अब अफगानिस्तान के सामने अगर हम लकी नहीं रहे तो फिर मैच तो फिर फंस सकता है। सर नहीं, देखिए डेफिनेटली है, पर जिस तरीके से पिछले 2 मैचेस में इंग्लैंड ने और पाकिस्तान ने बताया कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी फंस जाते हैं तो आप धैर्य रखिए, पहले 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, हमने तो 10 ओवर में देखा 47 रन बनाए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोने के बाद में पहले 10 ओवरों में, और अगले 10 ओवरों में 113 रन बनाए। इसी तरह से पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी लगभग लास्ट के 10 ओवर में 130 रन बनाए।
तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके सामने एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है, एक प्रूवन फैक्ट हो गया है कि आप पहले ही जाकर वहां पे कूदिए मत, भागिए मत, कोशिश मत करिए कि हमको पहले 6 ओवरों को यूटिलाइज करना है। पहले 6 ओवर पावर प्ले में आप अपने मिनिमम विकेट गंवाइए, क्योंकि उसी समय बॉलर को सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है बॉल से, और धीरे धीरे कंडीशन जब आपके फेवर में आने लगती हैं तब आप अपने बैटिंग का जोहर दिखाइए, आप बताइए कि किस तरह के बल्लेबाज हो। और इंडियन टीम, मैं तो बार बार कहूंगा, हम सब लोग हैवी बैटिंग लोडेड टीम है। हमारे बैट्समैन जब अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारे बल्लेबाज कर पाते हैं। दोनों मैचेस की हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं था, 151 रन हमने बनाए जो बहुत इजीली पाकिस्तान ने बना लिया, और दूसरे मैच में हमारे पास कुछ था ही नहीं कि हमारे बॉलर को डिफेंड कर सके। तो हम बॉलरों को क्रिटिसाइज करें, उनको बोलें कि वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, ये तब तक नहीं कह सकते जब तक आप एक डिफेंडेबल स्कोर उनको नहीं देंगे। 160 170 रन दीजिए उनको, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं विकेट ले पाते हैं और दूसरी टीम आराम से जीत जाती है तो हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं है। परंतु इस मौके पर, इस वक्त हमारी बल्लेबाजी, जो हमारा बैकबोन है, जो हमें हमेशा मैचेस जिताते चले आए हैं, वो ही कुछ नहीं कर पा रही है। कंडीशन कुछ भी रही हो, हमको प्लान बी लेके जाना होगा। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हमको नहीं कर कर 150-60 रन मिनिमम बनाने होगा अगर हम बैटिंग पहले भी करते हैं, और इंश्योर करना होगा कि अफगानिस्तान से हम एक अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि हमारा नेट रन रेट जो है वो इंप्रूव हो सके। सर, बल्लेबाजी के क्रम में हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। आज किसी प्रयोग की गुंजाइश? देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव ठीक होंगे तो मुझे लगता है हमारा बैटिंग ऑर्डर भी फिर से वापस ठीक हो जाएगा। परंतु इनकेस अगर हम मान लीजिए हमें करना भी लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल की एक ऐसी पोजीशन है जिसको हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में पंजाब के लिए ओपन करते हैं वो, पर इंडियन टीम में मोस्टली मिड ऑर्डर में खेलते हैं, और वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिनर्स को बहुत बेहतर खेलते हैं। तो हम ये प्लान कर सकते हैं 4 नंबर के ऊपर केएल राहुल आ जाएं, उस समय थोड़ी बॉल भी सॉफ्ट हो जाती है, ज्यादा स्विंग नहीं होता है, स्पिन नहीं होता है। इन केस अगर हमको कोई भी, पहली बात तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके सेट बैटिंग ऑर्डर है, जिस तरीके से चल रही है आईपीएल में, जिस पोजीशन पे जिसने बैटिंग करी उनको उन्हीं पोजीशन पे बैटिंग हमको करवानी चाहिए। अनलेस अनटिल हमको ये लगे कि नहीं दूसरी टीम के पास में लेफ्ट आर्मर स्पिनर्स ज्यादा हैं, हमें लेफ्ट हैंडर की जरूरत है, लेफ्ट हैंडर ऊपर लाना है, तो जाके हम कुछ ऐसी क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं। पर ये सारा प्लान बी होना चाहिए, प्लान ए होना चाहिए। डू एंड स्टिक टू व्हाट यू कैन डू बेस्ट। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। तो सर, पहले मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड या स्कॉटलैंड? नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला कि दिमाग तो न्यूजीलैंड बोल रहा है, पर दिल कहीं ना कहीं बोल रहा है कि स्कॉटलैंड ने टॉस जीता है, न्यूजीलैंड आज हारनी चाहिए, स्कॉटलैंड को जीतना चाहिए। चमत्कार की उम्मीद है और चमत्कार को नमस्कार है, और उम्मीद की जानी चाहिए भारतीय खेमा करेगा। हम सब भी करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो, एक बड़ा उलटफेर इस टूर्नामेंट में देखने को मिले, और वो ऐसा उलटफेर हो जो भारतीय टीम के लिए फेवरेबल हो। और दूसरी तरफ बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि इसमें दूसरी चीज, किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। सर, आपने बोली थी दूसरी किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है। हमको करो या मरो की स्थिति में हम हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर, हम बैटिंग फर्स्ट करें, हम बैटिंग सेकंड करें, हमको करना तो है ही, और बहुत अच्छा करना है, और बहुत अच्छा करना है। और आज मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 मैचेस की गलतियों से इंडियन टीम सीखेगी। हमारे थिंक टैंक ने भी उसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग करी होगी, क्योंकि देखिए वो सब भी समझते हैं कि 130 करोड़ भारतीय किस तरह की उम्मीदें लेकर उनसे बैठे हुए हैं। दीपावली आ रही है, और इस पर्टिकुलर खुशियों के त्योहार में, सीजन में आपको अपने देशवासियों के लिए खुशी लानी ही होगी, और मुझे लगता है आज हर कंडीशन में भारतीय टीम जीतेगी, वो भी डबल डोज के साथ, ताकि नेट रन रेट भी सुधारा जा सके। और अफगानिस्तान को हराने के बाद हम आज उस तरह के जाल में फंस चुके हैं जहां हमें अच्छा तो करना ही है, अच्छे के साथ साथ दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करना है, दूसरी टीम जो है, और साथ साथ में प्रेयर भी करना है कि लक्ष्मी माँ न्यूजीलैंड को जरूर हरवा देना, 1 मैच 2 नहीं, 1 तो हरवा देना, 1 मैच तो हरवा देना है। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की डिपेंडेंसी, इस तरह की तस्वीर एक अलग ही अंदाज में हमारे सामने होती है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के सामने आज लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बड़ी जीत का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीम हमारे सामने होगी, तब हम बड़ी जीत की ज्यादा संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीदें कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान अपने मौजूदा प्रदर्शन के लिहाज से किसी भी टीम को परास्त करने में सक्षम है, ये बात भारतीय खेमा भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। तो फिलहाल न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड जो चाहती है कि अच्छा प्रदर्शन करे, वो
परिणाम भले ही जो भी हो, लेकिन एक अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से, कड़े संघर्ष के माध्यम से हम एक अच्छी क्रिकेट की दावत दें। और दूसरी तरफ दूसरा मुकाबला भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि माफी चाहता हूं, भारत वर्सेस अफगानिस्तान। टॉस होगा यहाँ पर, टॉस फैक्टर कितना अहम हो रहता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा अगर देखने वाली कोई बात होगी तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी, जो अब तक कहीं ना कहीं लचर दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया हर न्यूज़ की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीजीआना न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। India win. Mahendra Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।